विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। निकाय चुनाव की बात करेंगे। लखनऊ से खबर है, निकाय के लिए भाजपा के मेयर प्रत्याशी पर मंथन जारी है। पार्टी ऑफिस में मेयर पद के 3-3 नामों के पैनल पर चर्चा की जा रही है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह सहित कई नेता मौजूद हैं। आज ही मेयर उम्मीदवारों के नाम को लेकर दिल्ली जाएगी टीम और आज देर रात या कल 10 मेयर प्रत्याशी घोषित कर देगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बताएं कि आज काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पश्चिम और गोरखपुर क्षेत्र से मेयर के नामों का पैनल पार्टी मुख्यालय पर भेजा गया है। इन सभी क्षेत्रों से 3-3 नाम भेजे गए हैं, जिन पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह चर्चा कर रहे हैं। पार्टी को इन 3 नामों में से एक नाम तय करना है। तो 10 नाम फाइनल होने वाले हैं। इसकी घोषणा या तो आज रात हो जाएगी या कल तक हो जाएगी और दिल्ली जाएगी टीम इसके लिए बाकायदा। और आज ही मेयर उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये टीम दिल्ली जाएगी, वहां पर इस पर चर्चा करेगी और फिर आज देर रात या कल तक सुबह तक 10 मेयर प्रत्याशियों के नाम बीजेपी घोषित कर देगी। वो जो पहले चरण के लिए जहां पर मतदान होना है वहां पर ये घोषणा वहां के लिए की जाएगी। आइए आपको लखनऊ लिए चलते हैं। इस बाबत और जानकारी देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं इस वक्त वहां से शैलेश अरोड़ा। शैलेश, क्या ये 3-3 नामों का पैनल इन 10 क्षेत्रों से आ चुका है पार्टी ऑफिस? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी जगह से, सभी क्षेत्रों से पैनल जो है वो पार्टी ऑफिस पहुंच चुका है और आपको बताया राजेंद्र, सुबह 8 बजे से ये बैठक जारी है। सुबह 8 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये लोग पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे और वहां पर ये बैठक शुरू हो गई थी अन्य पदाधिकारियों के साथ में। और जो सभी 6 क्षेत्र है संगठन के लिहाज से, चाहे ब्रज क्षेत्र हो, कानपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, इस तरह से जो सभी क्षेत्र, काशी क्षेत्र, ये सभी 6 देखिए संगठन के लिहाज से, भाजपा संगठन के लिहाज से 6 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा है। उन सभी जगह से मेयर के नाम के 3-3 नाम के पैनल आए हैं और उनके ऊपर मंथन किया जा रहा है। 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे से ऊपर अब तो हो चुके हैं राजेंद्र। 8 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी वो अभी भी बैठक अंदर जारी है और गहन मंथन हो रहा है, क्योंकि देखिए एक-एक उम्मीदवार के नाम को चयनित करते समय बहुत लंबा मंथन हो रहा है। अगर बात करें 2017 के जो नतीजे आए थे, महापौर के हम सबसे पहले बात करें तो 16 नगर निगम हुआ करते थे, जिसमें से 14 जो थे वो भाजपा ने जीते थे, लेकिन 2 ऐसे नगर निगम थे जहां पर बसपा ने बाजी मार ली थी। तो इसको लेकर भाजपा की जो रणनीति है वो यही है कि कैसे सारे नगर निगम जीते। इस बार तो एक नगर निगम और बढ़ गया है, शाहजहांपुर की जाके हम बात करते हैं तो अब तो 17 नगर निगम है और जो 17वां नगर निगम है शाहजहांपुर की जब हम बात करते हैं तो वहां अगर आप इतिहास देखें तो जब वो पालिका परिषद था तो वहां पर सपा का दबदबा रहा। तो इस बार जब वो नगर निगम बना है तो ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती है और वहां के 3 मंत्री जो है उनके लिए भी बड़ी चुनौती। सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इसके अलावा सहकारिता मंत्री हैं अगर बात की जाए तो ये तीनों लोग के लिए, जेपीएस राठौर जो है, तो इन तीनों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक-एक नाम पर मंथन, क्योंकि जो भाजपा ने लक्ष्य रखा है वो रखा है मिशन 700 का और उस मिशन 700 में ये 17 नगर निगम शामिल है, यानी नगर निगम की तो एक भी सीट हाथ से ना फिसले, इसको लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी तरह के जो समीकरण है वो भी देखने और एक और चीज का ध्यान रखना है। देखिए, क्योंकि मेयर की सीट के लिए एक चुनौती इसलिए भी है भाजपा के सामने एक-एक नाम तय करना, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो पार्टी से जुड़े सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अपना पूरा सोच लगा रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। कोई अपनी पत्नी के लिए पैरवी कर रहा है, कोई अपने घर में किसी अन्य सदस्य के लिए पैरवी कर रहा है। तो ये भी एक स्थिति है और पार्टी के सामने ये चुनौती है कि उनको संभालना है कि एक को अगर टिकट देंगे दूसरा नाराज ना हो जाए, कहीं से कोई बगावत ना कर दे, अगर नाराज कोई होता है तो उसकी वजह से पार्टी को चुनाव में नुकसान ना हो जाए। तो यानी सभी चीजों को संभालना है, जो समीकरण है उनको भी बैठाना है, तब जाकर 17 सीटों पर जो कमल खिलाने का लक्ष्य रखा गया है वो खिला पाएंगे। तो इस चुनौती का सामना कैसे करें, यानी जो नाम तय करने हैं उनके ऊपर मंथन, नाम तय होने के बाद किस तरह की चुनौती सामने हो सकती है, क्या किसी में नाराजगी हो सकती है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये सारी एक पूरी रणनीति और ये माना जा रहा है आज ये नाम फाइनल करके दिल्ली मुख्यालय भेज दिए जाएंगे और मोहर लग जाएगी। तो आज देर रात तक या कल सुबह तक जो नाम है, कम से कम जो पहले चरण के नाम है, जो चुनाव होना है, उन सभी को जारी कर दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ का नाम भी उसमें शामिल है। आप कह रहे 4 घंटे से मंथन चल रहा है शैलेश, तो इससे पता चलता है कि कितनी गंभीरता से मंथन किया जा रहा है और इसके बाद जो नाम फाइनल होंगे वो लिस्ट लेकर दिल्ली भी जाना है टीम को और उसके बाद ये संभव है कि आज रात तक 10 नामों की घोषणा हो जाए मेयर पद के लिए। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट के लिए। तो ये स्थिति है। इधर हरदोई में नरेश अग्रवाल के रुख से
भाजपा में खलबली मची हुई है। नरेश अग्रवाल ने 2 करीबियों के लिए टिकट मांगा है और टिकट नहीं मिलने पर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल ने अपना प्रत्याशी उतारने की चेतावनी दे दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के पिता हैं पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल और उनके भाजपा में आने के बाद पार्टी को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी फायदा हुआ था। हरदोई के 13 निकायों में अध्यक्ष और सभासद की सीटें हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों को जीता था और खबर है कि बैठक में नितिन के क्षेत्र से हरदोई नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर उनके करीबी को टिकट देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। और बयान भी आया है। हरदोई में टिकट संग्राम पर बोले हैं पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल। मैंने पार्टी से किसी के लिए कोई टिकट की मांग नहीं की है, यह बयान है उनका। मैंने किसी के लिए पार्टी में पैरवी नहीं की है। पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें फैला रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी है। नरेश अग्रवाल ने भाजपा के ही एक राज्यसभा सांसद की तरफ बिना नाम लिए इशारा किया है। बयान दिखाते हैं आपको। हमारे साथ में इस समय भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी हैं। नरेश जी, बड़ी चर्चा चल रही है कि हरदोई में 2 लोगों के लिए आपने टिकट मांगा है, एक पर सहमति बन गई, एक पर बन नहीं पा रही। देखिए, वैसे तो टिकट से हम बहुत ऊपर पहुंच गए, हम टिकट के चक्कर पड़ते नहीं। अगर मांगते तो 13 सीट पे हम सजेशन देते, कोई हम 2 सीट के नेता हरदोई नहीं है। अगर हमारे जुम्मे भाजपा को बढ़ाना है और हमने भाजपा को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी है तो आना चाहिए। नरेश 13 सीट को मांग रहे हो, नहीं मिलने पे कहते हम बगावत कर देंगे। 2 सीटों पे बगावत करने का क्या प्रश्न उठता? ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से हमारे विरोधियों ने, और मैं जानता हूँ कि उन्होंने सब छपाई है, और जिन्होंने कल हमको फ़ोन किया था वो सज्जन जिंदगी में कभी हमें नहीं फ़ोन कर रहे थे। कल क्यों फ़ोन किया? मैंने उनसे आज सवेरे कहा कि अभी जो सके मैं नोटिस इशू कर रहा हूँ। मैंने उनको नोटिस इशू। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे सर कि जैसा आपने कहा आपके विरोधी, तो ये विरोधी पार्टी के अंदर के हैं बाहर के हैं? बाहर के हम विरोधी नहीं कहते हैं, उन्हें तो अपना प्यारा भाई मानते हैं, क्योंकि जब अपोजिशन हो, विरोध हो तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है। ये पार्टी में कुछ खुफिया लोग हैं जिनका हरदोई में कुछ है ही नहीं, हवा में हरदोई में लटके हैं, लेकिन जात विशेष के नाम पर पार्टी को चबा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यानी पार्टी के अंदर ही आपके लिए इस तरह का पूरा खेल रचा जा रहा है, कहा जाए तो? निश्चित ही पार्टी वाले जानते हैं कि किसने किया है, कौन हमारे विरोध में है, किन सज्जन को हमसे बहुत। मुलायम सिंह जी कुछ लोगों के लिए कहा करते थे, कुछ लोगों को महिलाओं से बहुत प्रेम है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उन सबके कहने से कोई मेरे ऊपर अंतर नहीं पड़ता। पार्टी जानती है कि नरेश पार्टी को बढ़ा रहे हैं। AIMIM ने गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में अपना प्रत्याशी उतारा है। डासना नगर पंचायत से भी AIMIM ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। AIMIM ने लोनी नगर पालिका से वकीला मुस्लिम को अपना प्रत्याशी बनाया है। डासना नगर पंचायत से हंसार आरिफ को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सक्रिय दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में डासना नगर पंचायत से हंसार आरिफ को अपना प्रत्याशी बनाया है और लोनी नगर पालिका से वकीला मुस्लिम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नगर पंचायत से भी प्रत्याशी की घोषणा की है और नगर पालिका से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा की है गाजियाबाद में AIMIM ने। ये जो प्रेस रिलीज है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में AIMIM सक्रिय हो गई है, अपने प्रत्याशी उतार रही है। तो नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा रोजाना बरेली में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ता प्रभावी मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। बरेली में जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है उसी दिन से प्रभावी मतदाता सम्मेलन हो रहे हैं। कल भाजपा नेता अनिल शर्मा ने प्रभावी मतदाता सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण सम्मेलन किया और इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने दावा किया कि निकाय चुनाव में जीत भाजपा की होगी। नगर निगम का चुनाव अब आ गए। बरेली के अंदर 11 मई को चुनाव हो जाएगा और
मोदी सरकार, योगी सरकार ने देश के लिए बहुत काम किया है, समाज के लिए बहुत काम किया है, हर शहर के लिए काम किया है और जनता की बहुत सेवा की है। जनता हमारे साथ है, भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारा हर समाज हमारे साथ है, हर समाज हमें वोट दे रहा है और हम सभी समाज का सम्मान करते हैं। तो वन मंत्री की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हर समाज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभावी मतदाता सम्मेलन के जरिए, ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है। वक्तव्य आपने सुना। निकाय चुनाव में जीत भाजपा की ही होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। संतोष गंगवार जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। एनकाउंटर में मारे गए गुलाम हसन की मां ने कहा है कि जिसने जैसा किया उसको सजा मिली, परिवार शव नहीं लेगा, और ये बात हमने आपको लगातार पहले भी बताई। ना हो, राहिल भी नहीं जा रहे हैं जो दूसरे बेटे आपके। वो तो भागा है जब से, आज तक उसे पता ही नहीं कहाँ है। जिस दिन पुलिस आई, नहीं, राहिल भी नहीं शामिल होंगे अंतिम वो भी नहीं शामिल हो रहा है। उसकी मर्जी है, वो भी नहीं हो रहा है। हमारी मर्जी है, हम भी नहीं हो रहे हैं। क्यों हमको रुलाया, क्यों हमको तकलीफ दिया। आज नेक रास्ता चलते, सीधी रास्ता चलते, तो कौन था तुमको मारने वाला कि मार देता। मतलब गुलाम ने आपको भी तकलीफ दी, परिवार को तकलीफ दी, इसी वजह से आप उसके अंतिम दीदार, आखिरी दीदार नहीं करना चाहिए। बहुत तकलीफ दिया बेटा, तकलीफ न देता तो आज इस दर पे हम खड़े होते। आज मेरा घर गिर जाता, घर से बेघर हो जाते। अब हम किराए पर किराए रहे हैं, कहाँ से पैसा देंगे। 3 कमरा 4 रहे किराए से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। अब गिर गया, कैसे हम ज़िंदगी पार करेंगे बताइए, कौन देगा हमें। बिल्कुल, देखिए ये गुलाम की मां खुशनुदा बानो है, लेकिन गुलाम के भाई राहिल हसन भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। राहिल, बताइए, आपकी मां ने तो बहुत सख्त फैसला लिया है कि वो गुलाम की शक्ल नहीं देखेंगी, अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगी। आपका क्या फैसला है? बिल्कुल, माँ का जो फैसला है वही हमारा भी फैसला है, और बिल्कुल हम लोग ना शव लेंगे, ना ही देखेंगे, ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इतना सख्त फैसला? बिल्कुल सख्त फैसला है, क्योंकि परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। अगर आज वो माँ की बात सुनता तो इस तरह से गलत काम ना करता। और शूटर के तौर पे पहचान बनाया, ये कोई पहचान है कि देश दुनिया उसको शूटर के नाम पे, माँ बाप ये चाहेंगे, भाई चाहेगा, कोई भी परिवार चाहेगा कि शूटर के नाम पे पहचान बने उसकी। लेकिन राहिल, जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आपकी आंखें भरी हुई हैं, यानी एक भाई के लिए जो हमदर्दी होनी चाहिए वो साफ नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल हम लोग छोटे रहे, साथ में उठे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, एक लंबे समय तक साथ रहे हैं, तो बिल्कुल दुख तो है कि क्यों नहीं तुम सही रास्ते पे चले, क्यों आज इतना दुख दे के गए माँ को, जो माँ ने तुम्हें सिखाया कि सही रास्ते पे चलो। छोटी छोटी बच्ची हैं उसकी, देखा है मैंने, तो आज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं मेरे, छोटे हैं, तो क्या उन पे दुख नहीं आया है? तो दुखी हैं। किस तरह का काम करके क्यों परिवार को कलंकित किया, क्या ज़रूरत थी? सब अपना अलग कमा खा रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई मतलब आप लोग, आप और आपकी माँ दिख रहे हैं, उनकी आंखों से भी लगातार ये आंसू जो है वो छलक रहे हैं, उनके आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग दुखी हैं, लेकिन ये मानते हैं कि गुलाम ने जो किया वो गलत किया। देखिए, गलत को गलत कहना चाहिए, माँ ने यही सिखाया, और हम लोग की शिक्षा दीक्षा हमेशा यही हुई है, माँ ने उसको भी सिखाया, लेकिन वो गलत रास्ते पर चलेगा। आज हम सही को सही ना बोले, क्योंकि मेरे ऊपर आई है तो हम सही को सही ना बोले तो ये तो गलत होगा ना। गुलाम के साथ पुलिस ने, STF ने जो किया उसको ठीक मानते हैं? बिल्कुल, वो बहुत ही गलत काम किया था, इसलिए उसको ये नतीजा भुगतना पड़ा। अगर सही काम करता तो जैसे हम आप सड़क पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या हम वो भी नहीं ज़िंदगी जीता ना। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि परिवार को ना जोड़ा जाए। जब कोई व्यक्ति गलत करता है, जो निर्दोष है, उसको भी आप लोग दोषी मान लेते हैं, उसको भी आप एक दोषी की तरह दिखाने लगते हैं। मीडिया वाले भी दिखाने लगते हैं कि उसका भाई नहीं। एक परिवार में राम रावण थे, सुग्रीव बाली थे, जो सत्य असत्य के साथ है, जो गलत नहीं है उसके साथ भी तो आप खड़े हुई उनकी। नहीं, बिल्कुल, मतलब आप ये मानते हैं कि आपका भाई जो है उसका किरदार रावण की तरह था? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस काम में उसका किरदार बिल्कुल रावण की तरह था। अच्छा, जब आप लोगों ने सबसे पहले CCTV फुटेज देखा होगा और माँ ने भी देखा होगा, तो क्या बीती होगी, क्या कुछ आप लोगों को समझ में आया? हाँ, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब कोई मुंह खोल के क्यों कर रहा है। क्योंकि पुलिस मुझे सुबह ही ले गई थी 10:30 बजे घर से। जब शाम को उन्होंने वीडियो दिखाया मुझे, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई। हमने उनसे बोला कि भाई घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, कैसे ऐसे कर सकता है मुँह खोल के कोई।
यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे बातें आगे चलती गई तो यकीन हो गया कि उसने किया। तो मतलब अभी ये सिर्फ एक गुस्सा है कि हम गुलाम के शव को नहीं देखेंगे, जनाजे में नहीं शामिल होंगे, आखिरी बार भी उसका चेहरा नहीं देखेंगे, या एक भाई का और एक माँ जो देख सकते हैं कि लगातार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, उनका चेहरा, उनका दिल जो है अभी पसीज सकता है, कोई फैसला बदल सकते हैं आप लोग रात होते होते? देखिए, जो निर्णय है वो पहले ही हो चुका है ना। और गलत किया उसने तो गलत को गलत ना कहें तो फिर ये तो अन्याय होगा ना। क्यों ना कहें गलत को गलत? किया है गलत तो कहेंगे ना। भाई है, परिवार है तो छुपा लेंगे नहीं भैया वो गलत नहीं किया, उसने गलत किया ना। क्यों मारा किसी के बेटे को? क्या ज़रूरत थी किसी के बेटे को मारने की? आपको उसकी माँ नहीं थी, आज आप अपनी माँ को रुला रहे हो। भाइयों के आँख में आंसू है, बीबी आपकी रो रही होगी, तो सब दुखी होंगे ना। तो क्यों किया आपने? बिल्कुल, एक दो लाइन माँ से बात कर लेते हैं, उसके बाद ये बताइए कि क्या संदेश आप दूसरे लोगों को देना चाहती हैं, दूसरी माँओं को जो जिनके बेटे बिगड़ जाते हैं? यही सुलूक देना चाहिए। ये सुलूक आज मिला है मुझे, वही सुलूक उनको मिले, सब रास्ते पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये गुलाम के परिवार के लोग हैं, उनकी माँ हैं, उनके भाई हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो गुलाम के शव को नहीं लेंगे पुलिस की कस्टडी से। इसके साथ साथ ना तो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और ना ही आखिरी बार उसकी सूरत देखना चाहेंगे। तो एक बड़ा फैसला लिया है गुलाम के परिवार वालों ने। आपने दोनों से ही बात की, आपने गुलाम हसन की मां से बात की, आपने गुलाम के भाई से बात की राहिल हसन से, और दोनों की बात हमने देखी। दोनों निंदा कर रहे हैं जो कृत्य उसका था और मानते हैं कि उसने बहुत गलत किया और इसी की उसको सजा मिली है। जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। और गुलाम हसन की मां ने तो ये तक कहा कि उसके काम की वजह से आज हम लोग किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और किराए देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। पहले कुछ दुकानें थी, उनके किराए से हमारा गुजर बसर होता था, वो भी हमारे हाथ से चला गया, वो मकान गिरा दिया गया उसके काम की वजह से, और आज हम लोग इस हालत में हैं। और अब हम सीधा सुनेंगे अखिलेश यादव को। जान ले ली क्या? आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? वो अलग बात है। क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं था? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? क्या आईपीएस पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि आईजीएफ उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। मैं ये कहता हूँ, गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी पलटने पे आपने क्या कहा? गाड़ी पलटने में आप बताइए, थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और इसके अलावा आपने चंद्रशेखर आजाद, इन सबको देखा एक साथ। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ये सभी वहां पर पहुंचे थे और एनकाउंटर पर अखिलेश ने फिर से सवाल उठाए हैं। ये कहा है कि जो संविधान में हक मिले हुए हैं क्या वो हमें नहीं मिलेंगे? क्या ये समय आ चुका है? उन्होंने पुलिस की बात पर, मनोबल गिरने की बात पर कहा कि क्या पुलिस अफसर भगोड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।